बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर बैदुर्रहमान बेग। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने 9th बायो के लास्ट चैप्टर एवोल्यूशन में फर्स्ट एसएलओ स्टार्ट किया हुआ है। एसएलओ है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल्स। मैंने आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया था कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में एवोल्यूशन का वर्ड हमें बता रहा है कि ये थ्योरी हमें बताएगी किस तरह से लाइफ फॉर्म जो है ये इवॉल्व हुई है। आज हम जैसे हैं शुरू से ऐसे नहीं थे। सिंपल ऑर्गेनिजम्स एडवांस और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में अडॉप्ट किए हैं, इवॉल्व किए हैं, और ये काम कई दहाइयों सदियों के ऊपर मुश्तमिल है। बहुत सारी जनरेशन जो हैं उनके बाद जाके तब्दीली आती है कि आप देखते हो कि एक नई स्पीशीज जो है वो वजूद में आती है। इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है ना, वो है ये वर्ड नेचुरल सिलेक्शन, जो एवोल्यूशन करवा रही है। कि आप देखेंगे कि किस तरह नेचर जो है वो डिसाइड करेगी कि किस किस्म का ऑर्गेनिज्म जिंदा रहना चाहिए और वो ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे। चूंकि यहां ह्यूमन या कोई और जानदार इवॉल्व नहीं है सिलेक्शन के प्रोसेस में, डायरेक्टली खुद नेचर एनवायरनमेंट के थ्रू कंट्रोल कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो एवोल्यूशन हो रही है ये नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हो रही है, और हमारी थ्योरी जो है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन है, जिसमें आपने एग्जांपल देनी है। अब मैंने आपको बताया था चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसल वेलस, इन दोनों ने मिलकर ये प्रपोजल दिया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का। इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग, थ्योरी के अकॉर्डिंग, जितनी भी स्पीशीज हैं ये सब रिलेटेड हैं थ्रू देयर कॉमन एंसेस्टर। कि सभी का एंसेस्टर अगर आप पास्ट में जाके देखोगे तो वो कोई कॉमन ऑर्गेनिज्म होगा जो इवॉल्व किया और उससे आगे मल्टीपल स्पीशीज बनी। हां, हुआ ये कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ना, एक नस्ल उससे अगली नस्ल फिर अगली नस्ल, जब ये काम कई नस्लों तक जारी रहा तो वो जो थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ रही थी हर नस्ल के अंदर, कई जनरेशन के बाद वो चेंजेस इतनी ज्यादा हो गई कि हमने कहा एक नई स्पीशीज इवॉल्व हुई। और इस अमल के पीछे जो फोर्स थी, ताकत थी, वो थी नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन काम कैसे करती है? चार्ल्स डार्विन ने हमें बताया कि असल में ना हमारी पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस किस बेस पे हैं? डिफरेंसेस इनकी खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स की बेस पे हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम आज की बात कर लें तो ह्यूमंस में आप देखते हो आपको बेशुमार वैरायटी मिलेगी, हाइट की, वेट की मिलेगी, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ आप देखोगे उनका वेट वेरी करेगा, हाइट वेरी करेगी, इंटेलिजेंस वेरी कर रही होगी। आप देखेंगे उनके स्किन के ट्रेट, स्किन का जो ट्रेट है इसकी कलर फिनोटाइप वेरी कर रही होगी। मल्टीपल कलर के आपको ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस मिलेंगे। तो ये सब क्या है? पॉपुलेशन के अंदर मौजूद डिफरेंसेस हैं। अच्छा, ये जो डिफरेंसेस हैं इनमें से कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, ट्रेट्स के अंदर, जो किसी एक स्पेसिफिक माहौल में उस ऑर्गेनिज्म को ज्यादा फायदा देते हैं, और जिनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते, आप देखते हो कि एक स्पेसिफिक माहौल में उन्हें कम फायदा पहुंचना होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो माहौल के मुताबिक हैं, जिससे उस ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा, हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं फेवरिंग ट्रेट्स या फेवरेट ट्रेट्स। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या करती है कि पॉपुलेशन में मौजूद ये जो डिफरेंसेस हैं इनमें से जो फेवरिंग ट्रेट्स हैं इन पे एक्ट करती है और इनको सपोर्ट करती है। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये स्पेसिफिक माहौल के मुताबिक फेवरेट ट्रेट्स होते हैं, हम देखते हैं वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा बेहतर जिंदा रहते हैं और उनमें रिप्रोडक्शन भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा ऑफस्प्रिंग बनाते हैं और उनकी नस्ल जो है वो आगे ज्यादा बढ़ती है। और जिनके ट्रेड्स फेवरेबल नहीं होते उनकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। तो ये जो फेवरिंग ट्रेड्स हैं या एडवेंटिशियस ट्रेड्स हैं, कई जनरेशन के बाद हम देखते हैं ये पॉपुलेशन के अंदर कॉमन हो चुके होते हैं, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स की नस्ल ज्यादा बढ़ रही है। इसके बरक्स दूसरे जो लेस हेल्पफुल है, लेस फेवरिंग ट्रेड्स हैं, ये आप देखते हो आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे होते जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हो पॉपुलेशन में इनकी रेशो कम होती जाती है। ओवरऑल हम कहते हैं कि कई जनरेशन के बाद क्या होता है, आप देखते हो
कि आपके पॉपुलेशन में जो कंपोजिशन है वो वेरी कर चुकी है। मतलब कंपोजिशन वेरी करने से मुराद है कि जिन ऑर्गेनिजम्स के पास फेवरेट ट्रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो गए और जिनके ट्रेट्स फेवरेबल नहीं है वो बहुत कम हो गए। जैसे अगर आपकी आसानी के लिए मैं एग्जांपल दूं, आज के दौर में हम अपनी बात करें, स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स अगर ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं तो आप देखोगे कि उनके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं और आगे उनके लिए अच्छा कैरियर बनाने के चांसेस ज्यादा हैं। अब नेचुरली अगर किसी वजह से एक बच्चा जो है उसे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला कि उसका इंटेलेक्ट अच्छा डेवलप हो, तो हम देखते हैं फिर उसके लिए ज्यादा सक्सेस के चांसेस कम रह जाते हैं। तो ये आपके पास फेवर ट्रेट इस तरह से ऑर्गेनिज्म को फेवर करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जिसके पास वो फेवर ट्रेट्स नहीं है। डार्विन ने अपनी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, इसे अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर एक्सप्लेन किया। जब इसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर अपनी इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया ना, तो इसने चंद मोटे मोटे मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए कि असल में जब एवोल्यूशन हो रही होती है तो बेसिकली पॉपुलेशन के अंदर कुछ बेसिक फिनोमिना हो रहे होते हैं। वो क्या है, अगर आप वो समझ लेते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एवोल्यूशन किस तरह से हो रही है, किस तरह एक ही ऑर्गेनिज्म कई नस्लों के बाद आगे एक से ज्यादा स्पीशीज को जन्म देते हैं। पहला पॉइंट इसने कहा ओवर प्रोडक्शन। अच्छा, जो ओवर प्रोडक्शन है ना, इसको आपने इस तरह से समझना है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, इसकी एक कैपेसिटी है। ठीक है, कैपेसिटी से मतलब यह है कि इस एनवायरनमेंट के अंदर स्पेस, न्यूट्रिएंट्स, रिसोर्सेज ये लिमिटेड है। एक खास हद तक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट के अंदर रह सकते हैं, इससे ज्यादा को रखने के लिए उसमें स्पेस नहीं है। एक खास हद तक ही ऑर्गेनिज्म वहां से फूड हासिल कर सकते हैं अपने जिंदा रहने के लिए। अगर आप ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो आप देखोगे उस एनवायरनमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो हमारे एनवायरनमेंट की, इकोसिस्टम की एक कैपेसिटी है। अब होता क्या है, जब रिप्रोडक्शन होती है तो हम देखते हैं कि एक या कपल की बात करें कि दो पेरेंट्स से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, लेकिन नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो अल्टीमेटली जब ये काम पूरे पॉपुलेशन लेवल पे होता है तो आप देखते हो कि जो पेरेंट जनरेशन है वो जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है तो अगली जनरेशन जो होती है उसमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे पॉपुलेशन एकदम बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि स्पीशीज जो हैं इनके अंदर कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि ये बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, यानी इनमें ओवर प्रोडक्शन होती है। ओवर प्रोडक्शन से सरप्लस ऑफ इंडिविजुअल होते हैं। अब एनवायरनमेंट तो इन सबको सपोर्ट नहीं कर सकता, फिर क्या होता है, इनमें से कुछ ही होते हैं जो जिंदा रह पाते हैं और फुली ग्रो करते हैं। अक्सर जो है वो फुली ग्रो ही नहीं कर पाते, यहां वर्ड यूज हुआ है कि वो सेक्सुअल मैच्योरिटी तक ही नहीं पहुंच पाते, मतलब कि वो एडल्ट ही नहीं हो पाते, बचपन में उनकी डेथ हो जाती है या शिकार हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट ओवर प्रोडक्शन हो रही है। असल में यहां पे जो बात हाईलाइट की जा रही है वो ये है कि जब ओवर प्रोडक्शन हो रही है तो एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, उस पर प्रेशर पड़ रहा है, वो इतने ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो होगा क्या, होगा ये कि ये सब जिंदा नहीं रहेंगे। तो फिर कौन से रहेंगे जिंदा और कौन से नहीं रहेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से। दूसरी बात, जब आप किसी भी रैंडम पॉपुलेशन को ले रहे हैं और उसमें एवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं तो ये नेचुरल बात है कि आप देखोगे कि उस पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इनके अंदर कुदरती तौर पे आपको बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे जिन्हें आप वेरिएशन कहते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी भी स्टार्ट में ही कि आप ह्यूमन पॉपुलेशन को अगर ले लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवोल्यूशन, कि ये नेचुरल चीज है कि आपको किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशन मिलती है, डिफरेंसेस मिलते हैं, जो कि अच्छा पॉइंट है कि ह्यूमन में आप देखोगे आपको इंटेलेक्ट के अंदर वेरिएशन मिलेगी, हाइट में, वेट में। तो ये वेरिएशन हर पॉपुलेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू दैट पॉपुलेशन मौजूद होती है। किस तरह की हो सकती है ये वेरिएशन, फिजिकल ट्रेट्स में हो सकती है, जैसे हाइट है, वेट है, बिहेवियर वाइज हो सकती है और उनके फंक्शन वाइज हो सकती है।
अब ये वेरिएशन जो है ना पॉपुलेशन के अंदर, ये एवोल्यूशन के लिहाज से बहुत मैटर करती है। क्यों? क्योंकि ये उस ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है एक खास स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, उस पर असरअंदाज होती है। आई रिपीट कि ये वेरिएशन किसी भी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन के मेंबर्स के सर्वाइवल चांसेस कितने हैं, उस पर डायरेक्टली असरअंदाज होती है। बात वही है कि इनमें से वो वेरिएशन जो उन ऑर्गेनिजम्स को उस स्पेसिफिक माहौल में, एनवायरनमेंट में जिंदा रहने में मदद देती है, तो आप देखते हैं उनका सर्वाइवल बेहतर होता है, उनमें रिप्रोडक्शन ज्यादा बेहतर होती है, उनके जैसे नए ऑफस्प्रिंग बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगली नस्ल तक जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जिनमें डिफरेंसेस ऐसे होते हैं कि वो उस माहौल के मुताबिक उनके लिए सूटेबल नहीं होते, तो आप देखते हैं उनके सर्वाइवल भी कम, रिप्रोडक्शन भी कम, और वो वाले ट्रेड्स नेक्स्ट जनरेशन में जाने के चांसेस भी कम। तो ओवर प्रोडक्शन और उसके साथ वेरिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट लाइन में यही बात समराइज कर दी गई है किताब में कि वेरिएशन में क्या हो रहा है कि जो नेचुरल सिलेक्शन होनी है ना, जो ड्राइविंग फोर्स है जिसने एवोल्यूशन करवानी है, ये नेचुरल सिलेक्शन जो है ये असल में इन्हीं वेरिएशन के ऊपर तो काम करती है। इन्हीं की बेस पे तो डिसाइड होता है कि कौन सी वेरिएशन माहौल के मुताबिक अच्छी है, ये अगली नस्ल तक जानी चाहिए। वो जो आपके पास वेरिएशंस हैं, इन्हें आप कह रहे हो ये फेवरिंग ट्रेट्स हैं, जो कि उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के चांसेस को बढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट डार्विन कहता है कि एवोल्यूशन के स्टेप में ना स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। वही पहला वाला पॉइंट उससे रिलेट कर रहे हैं कि अगर आपके पास किसी भी इंवायरमेंट के अंदर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा बन गए हैं और इंवायरमेंट तमाम ऑफस्प्रिंग को सपोर्ट नहीं कर सकता। पहले आपके पास अगर 100 ऑर्गेनिज्म थे एक पॉपुलेशन के, और ऑफस्प्रिंग के बाद आपको पता लगा कि उनकी तादाद 1000 हो गई है, फिर वो जनरेशन जब रिप्रोड्यूस करेगी, उनके ऑफस्प्रिंग आएंगे, आपको पता लगेगा वो 1000 से 10,000 हो गए। अब जब पॉपुलेशन इस तरह बढ़ेगी तो वो जो इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, वो इस प्रोपोर्शन पे बढ़ती पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी स्पेस भी महदूद है, उसके न्यूट्रिएंट्स और रिसोर्सेज भी महदूद है। उल्टा ये ज्यादा ऑर्गेनिज्म उस इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। इकोसिस्टम तो इनको लिमिट कर ही रहा है, ये भी उसका डिस्ट्रक्शन का बायस बन रहे होते हैं अगर ऐसे ही बढ़ते रहे। फिर यहां क्या होता है, ये जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाते हैं ना, जिनको एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर सकता, फिर हम देखते हैं इनमें जिंदा रहने के लिए कंपटीशन स्टार्ट हो जाते हैं। इनमें से जो ज्यादा ताकतवर होगा, ज्यादा बेहतर होगा, जिसमें ज्यादा खुद को अडॉप्ट करने की एबिलिटी होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, आप देखोगे वही सरवाइव करेगा। और जो बेचारे वीक होंगे उनको स्पेस कम मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स रिसोर्सेस कम मिलेंगे, जिसकी वजह से वो मजीद वीक होते होते या तो डेथ हो जाएगी या फिर उनकी पॉपुलेशन इस तरह आगे नहीं बढ़ेगी। तो इनमें फिर सर्वाइवल का कंपटीशन बढ़ेगा। अब यहां बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके जहनों में लाना चाहता हूं कि सर्वाइवल जो है उसका जो कंपटीशन होने जा रहा है ना एक एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम में, ये किसी एक ही फैमिली के या एक ही स्पीशीज के दो लोगों में या दो मेंबर्स में नहीं है। ये दो तरह का होता है कंपटीशन। एक में आप कहते हो कि ये इंट्रा स्पेसिफिक है, इंट्रा पे फोकस करना है। इंट्रा स्पेसिफिक में क्या होता है, एक ही स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं इनका आपस में कंपटीशन होते हैं। और दूसरी टाइप होती है इंटर स्पेसिफिक, जिसमें अगर आप इंटर पे गौर करो तो आपको पता लगेगा इसमें डिफरेंट स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो एक इकोसिस्टम में, एक एनवायरनमेंट में आपस में रिसोर्सेज, न्यूट्रिएंट, स्पेस के लिए कंपटीशन में होते हैं। ठीक है, दोनों जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। इनमें से वो ऑर्गेनिज्म जिसकी वेरिएशन जो है वो माहौल के मुताबिक ज्यादा सूटेबल है, सिंपली वो सर्वाइव भी ज्यादा करता है, रिप्रोड्यूस भी ज्यादा करता है। मैं आपको इनकी एग्जांपल समझाता हूं। ये देखो, आपको इस डायग्राम में इंटर और इंट्रा दोनों की एग्जांपल मिलेगी। सबसे पहले तो देखो, फर्ज करो कि ये आपके पास एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पिछले कुछ अरसे से बारिश बहुत कम हुई है और पानी की ना बड़ी किल्लत है, बहुत थोड़ा सा पानी रह गया। अब इस जंगल के जितने ऑर्गेनिज्म है उनके लिए पानी यही है, तो क्या आप नहीं समझते कि अब इस पानी पे उनमें आपस में लड़ाई भी होगी? हर कोई कोशिश करेगा कि पहले वो पानी पिए। अब ये कंपटीशन दो तरह से। नंबर वन तो आप देखोगे ये जो जिराफ है ना,
इनका भी आपस में कंपटीशन होगा। आप जिराफ ले लो, ज़ेब्रा ले लो, बुफेलो ले लो, कुछ भी कर लो, बस पॉइंट समझो कि अब आप देखोगे ये जो जिराफ है इनमें भी कंपटीशन है, इनमें भी जो ज्यादा ताकतवर हैं, बड़े हैं फैमिली में, ये पहले पानी पिएंगे, पहले हमें पानी मिल जाए, बाद में अगर पानी बच गया है, जगह है, कोई छोड़ के चला गया, पी के पानी चला गया, अब आए छोटे जो कमजोर हैं और आके पानी पिए। तो ये हुआ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। लेकिन एक और सिनेरियो देखो, जिराफ आगे और इनमें जितने भी ज्यादा ताकतवर है ना, ये आगे आ गए हैं पानी पीने के लिए, ये आपका इंट्रा स्पेसिफिक है। लेकिन इधर से एंट्री होती है एलिफेंट्स की। अब एलिफेंट जिराफ की तरह बहुत लंबे तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ताकतवर है, जिराफ इनसे इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता। एलिफेंट ने आगे पता क्या करना है, उसने नहीं देखना कौन सा जिराफ स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, उसके लिए सारे ही यहां उसके मुकाबले में है। एलिफेंट्स ने आके, उनकी फैमिली ने जिराफ की फैमिली को दूर कर देने कि पहले हम पानी पिएंगे, और एलिफेंट फिर थोड़ा भी नहीं पीते, बहुत ज्यादा पीते हैं। तो ये फिर आपके पास होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, कि एलिफेंट्स आएंगे, जिराफ को पुश करेंगे, पहले खुद पानी पिएंगे, जब तक इनका दिल चाहेगा, इनकी बदमाशी है, ये पानी पिएंगे, जब इनका दिल भर जाएगा उठ के जाएंगे, फिर जिराफ और बाकियों को मौका मिलेगा। तो ये जो कंपटीशन हो रहा है, कौन जीता इसमें? जो इस माहौल के मुताबिक उन करेक्टरिस्टिक्स को, ट्रेट्स को, वेरिएशंस को रखता है जो ज्यादा सूटेबल है। और यहां पे क्या वो करेक्टरिस्टिक है? स्ट्रेंथ। इनमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये जीते हैं। ये पहले वहां के रिसोर्सेस को लेंगे, ठीक हो गया, और जो बाकी वाले हैं उनकी बारी बाद में। एक और एग्जांपल देखो, ये देखो, लाइन है और हाइनास हैं, जिसे आप शेर और लगर बगे कहते हो। अब इनकी आपस में बड़ी दुश्मनी है, मौका मिल जाए इन्हें, शेर को हाइना अकेला मिल जाए और हाइनास को लाइन अकेला मिल जाए, डेथ है दूसरे की, इन्होंने लड़ना है आपस में। और ज्यादा कंपटीशन आपको वहां नजर आता है जहां ये प्रॉपर एक दूसरे के बेबीज को किल करते हैं अपने अपने एरियाज में। ये तो आपको आइडिया होगा अगर बचपन में जियोग्राफिक चैनल, एनिमल चैनल, डिस्कवरी चैनल देखा हो, कि ये टेरिटरी रखते हैं, ये वो एनिमल्स हैं, इनके इलाके होते हैं कि इस इलाके में हमारे अलावा और कोई ना हो, हमारा राज हो, शिकार हम करेंगे यहां फूड का। अब अक्सर होता है कि जहां लाइन हो वहां हाइनास भी हैं, चीतास भी हैं, ठीक है। फिर यहां पे क्या होता है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन आता है, और कंपटीशन में जरूरी होता है कि दूसरे की नस्ल कशी की जाए, उसकी तादाद कम की जाए। ये फिर क्या करते हैं, चलो बड़े को मारना मुश्किल है तो इनके बच्चों को पकड़ा जाए, और जब इनके हाथ दूसरे का बेबी आ जाता है तो वो डेफिनेटली उसकी डेथ ही होती है। तो ये आपके पास अब एक इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया। अगला पॉइंट हमारे पास आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब सारी बातें हमने कर ली हैं, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा है, एनवायरनमेंट उसको इकोसिस्टम सपोर्ट नहीं करता, वेरिएशन भी है, बड़ी अच्छी चीज है, जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी उतना ही कोई ना कोई तो बढ़ेगा ना। चलो वीक वाले बेचारे चले जाएंगे, लेकिन ताकतवर जो है वो जिंदा रहेंगे, तो वो स्पीशीज तो जिंदा रहेगी, एक्सटिंक्ट तो नहीं ना होगी। फिर हमने देखा कि अब एनवायरनमेंट तो सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए सर्वाइवल का कंपटीशन चल पड़े, स्ट्रगल है इनकी आपस में। अब हमने देखना है भी इस स्ट्रगल के नतीजे में जिंदा कौन रह रहा है। तो वो फिर आपके पास फोर्थ पॉइंट आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे बेहतर है ये रहेगा जी जिंदा। और ये सबसे बेहतर किस लिहाज से? इसकी जो वेरिएशन है ना, ये इस एनवायरनमेंट के लिहाज से बेटर सूटेड है, वेल सूटेड है, इसके इस माहौल में जिंदा रहने और रिप्रोड्यूस करने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इसने अपने आप को इस माहौल में ज्यादा बेहतर डाला हुआ है अपनी खुसूसियात, अपने ट्रेड्स की बिना पे। लेकिन अब मैं आपको एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाता हूं कि जब बच्चे की बेसिक बना रहे होते हैं तो बच्चे को हम इसी तरह समझाते हैं कि देखो एक जगह पे आपके पास मल्टीपल स्पीशीज रह रही हैं, तो जो ज्यादा ताकतवर है वो वहां के रिसोर्सेज पे कब्जा करेगा, पहले उसका हिस्सा होगा। तो बच्चों को शायद समझ में आता है कि ये सारा सिर्फ ताकत का ही खेल है, कि सिर्फ हम लोग यहां पे फिजिकल स्ट्रेंथ ही देख रहे हैं। नहीं, ये जो आप फिटेस्ट कहते हो ना, कि इनमें वो जिंदा रहेगा, उसकी नस्ल ज्यादा बढ़ेगी जो सबसे ज्यादा फिट है, ये महज फिजिकल फिटनेस नहीं होती, बल्कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिप्रोडक्टिव सक्सेस होती है। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लो अपनी किताब में, ये आपका कंसेप्ट है बेसिक इस सारी थ्योरी का,
ये समरी है जो आपको बता रही है रिजल्ट क्या होगा, एवोल्यूशन कैसे आ रही है, ये उस तरफ आपको लेके जा रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट द फिजिकल स्ट्रेंथ बट रिप्रोडक्टिव सक्सेस। आप ये नहीं कहोगे कि किस स्पीशीज के अंदर फिजिकली स्ट्रॉन्ग पीपल ज्यादा है, बल्कि आप ये कहोगे कि वो पॉपुलेशन, वो स्पीशीज जो जब रिप्रोड्यूस कर रही है तो वो ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही है, उसकी रिप्रोडक्शन ज्यादा हो रही है बाकियों की रिस्पेक्ट, ये वो स्पीशीज है जिसके सर्वाइवल ज्यादा है क्योंकि उसकी नस्ल आगे बढ़ रही है। अगर रिप्रोडक्टिव सक्सेस इनमें कम हुई, ये तो विद टाइम एक्सटिंक्ट हो जाएगी, नापैद हो जाएगी, वो तो कहानी खत्म के कम है कि ज्यादा है। इसलिए ये आप कहते हो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ ज्यादा है, फिजिकल स्ट्रेंथ यहां पे कम है। तो ओवर टाइम फिर क्या होता है कि ये जो ट्रेड्स होते हैं जो उस माहौल के मुताबिक जरा ज्यादा बेहतर होते हैं, हम कहते हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगली नस्ल में ये ट्रेड्स चूंकि ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, तो ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं फिर ये ज्यादा फिट होते हैं क्योंकि पॉपुलेशन में इनकी तादाद ज्यादा हो चुकी होती है, ये ज्यादा कॉमन हो चुके होते हैं। इस तरह से हमारे पास एवोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, कहता है एज फेवरेबल वेरिएशंस आर प्रिजर्व, कि वो जो फेवरेबल वेरिएशन है, ट्रेट्स है जो उस एनवायरनमेंट में इन्हें अडॉप्ट करने में मदद दे रहे हैं, वो प्रिजर्व्ड है, वो खत्म नहीं हो रही है बल्कि अगली नस्ल में बढ़ रही हैं और ज्यादा हो रही हैं। ये जो है बेटर अडॉप्टेशंस की वजह से सक्सेसिव जनरेशन के अंदर ज्यादा कॉमन होना शुरू हो जाती है। जब ये काम कई नस्लों तक चलता रहे, हर जनरेशन जो है वो अपने अच्छे ट्रेट्स अगली जनरेशन को दे और उसके अंदर जो अच्छे ट्रेड्स हैं वो अगली जनरेशन को जाएं, कई जनरेशन बाद आप देखोगे कि वो जो आगे आने वाली नई जनरेशन है उसमें इतने ज्यादा न्यू ट्रेड्स आ चुके होंगे कि जो माजी के अंदर इनका इंसेस्टर था ना, उससे ये नई जनरेशन टोटली मुख्तलिफ हो चुकी होती है। आप कहते हो कि अब आपके पास एक नई स्पीशीज इवॉल्व हुई है। ये है बेसिक आइडिया एवोल्यूशन का, जिसके पीछे ड्राइविंग फोर्स, मेन ताकत जो सिलेक्शन कर रही है वो खुद नेचर है बजाते खुद। तो ये है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। कहते हैं इस प्रोसेस को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जो कि असल में पॉपुलेशन को शेप करती है, यानी कि ये चेंज कर रही होती है कि पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए। बाय कीपिंग द एडवांटेजियस ट्रेड, जो अच्छे ट्रेड्स हैं उन्हें रखा जाता है और जो लेस सूटेबल ट्रेड्स होते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन के अंदर रिमूव किया जाता है, जिसकी वजह से एट द एंड क्या होता है कि हमारी जो स्पीशीज है हम कहते हैं ये इवॉल्व करती जा रही हैं और अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक बेहतर अडॉप्ट कर रही हैं हर आने वाले वक्त के साथ साथ। ठीक है, ये है आपकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अभी हमारी एग्जांपल्स रहती हैं। इस सारे प्रोसेस को हम अगले लेक्चर में रिवाइज करेंगे ताकि मैं आपको यहां ये डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा और एक तरह से आपका ये सारा कंसेप्ट मैं रिवाइज भी करूंगा। आपके पास वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, इस पर प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट है ग्रेड 11 और एमडी कैट के लिहाज से भी। अगले लेक्चर में बच्चों यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।